आप सभी का स्वागत है आरआरबी अड्डा पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत जो कि 1757 ईस्वी से स्टार्ट होता है। 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन भारत है, इन सब में डिफरेंस क्या है? आखिर इन चीज़ों को इस तरह से क्यों बांटा गया है? इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जो कि है लोगों का रहना, पढ़ना, लिखना और एक है सामाजिक व्यवहार। इन सभी में चेंजिंग जब जब आया है, उसके अकॉर्डिंग समय निर्धारित किया गया है। एंशिएंट, मिडाइवल और ये मॉडर्न, ये तीनों को इन्हीं के बेस पे डिवाइड किया गया है। इससे पहले प्राचीन भारत में जब जो कि 1206 से 1757 ईस्वी तक जो चला, इसमें क्या था, लोगों का रख रखाव या फिर रहना, पढ़ना लिखना एक तरह का देखा गया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी के बीच इस्लामिक मुस्लिम संस्कृति का आगमन हुआ। इसी पीरियड के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार, या यूँ कहें कि उसका प्रभाव जो है बढ़ने लगा। अब इस चीज़ को हम एक मैप के थ्रू हम जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा और उससे क्या निष्कर्ष निकला। तो ये हम समझने के लिए एक मैप बनाए हैं, जो कि ये हमारा है भारत। भारत थोड़ा अजीब ढंग से दिख रहा है, कुपोषित हो गया है थोड़ा मेरे ड्राइंग की वजह से ये है, तो बस इसको समझने के लिए ही, समझने के तौर पे यूज करेंगे हम इसको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैप के थ्रू जानना। ये भारत है और ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बगल में पुर्तगाल, पुर्तगाल के पीछे स्पेन और यहाँ है फ्रांस। अब यहाँ जो भारत हमेशा जाना जाता था मसाला के लिए, मसाला के लिए भारत हमेशा जाना जाता है। मसाला में कौन सा जगह है जो जाना जाता है, विख्यात है, वो है केरल। केरल। अब ऊपर के जो यूरोपीय देश हैं, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे मतलब जो मांस मछली है, इस सब का खपत ज़्यादा होता है और मांस मछली को बनाने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है। इस वजह से यहाँ यूरोपीय लोग क्या करते थे कि यहाँ से इंडिया में इंटर करते थे। ये इंटर करने का एक रास्ता था जो कि पड़ता है कुस्तुनतुनिया से होकर के। कुस्तुनतुनिया नाम है जगह का। और 1453 ईस्वी में ये जो रास्ता है वो मुस्लिम के शासकों द्वारा इस पे कब्ज़ा कर लिया गया। ये बेसिकली सऊदी अरब है। इस पे क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों का अधिकार हो गया। इस कुस्तुनतुनिया के रास्ते से जो यूरोपीय लोग आते थे, उस कुस्तुनतुनिया के मार्ग पे मुस्लिम शासकों का कब्ज़ा हो गया, जिस वजह से ये लोग का आना इधर से बंद हो गया। तो जब ये बंद हो गया तो आखिरकार ये फिर मसाला कहाँ से लाते? तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत की खोज में जल मार्ग से, इधर जो है वो जल मार्ग है, तो जल मार्ग के रास्ते से खोज करने के लिए कुछ लोग निकले। जब ये कुस्तुनतुनिया पे जो अधिकार किए मुस्लिम शासकों ने,
तो इस ईस्वी को यानी 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया का पतन के नाम से जानते हैं। कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से हम इस 1453 को जानते हैं। अब चूँकि भारत में आना तो इन लोग का बंद हो गया इस रास्ते से, तो और कोई तो रास्ता था नहीं, और इस वजह से इधर से कुछ लोग यूरोपीय लोग भारत के खोज में निकले। तो सबसे पहले एक स्पेन के नागरिक हैं, स्पेन के एक नागरिक जिनका नाम है कोलंबस, यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा कहे या फिर खोज के लिए निकलते हैं। ये निकलते कब है? तो 1492 ईस्वी में ये खोज के लिए निकलते हैं। तो उनको आखिर पता कैसे चलेगा कि ये जगह भारत है या फिर कोई और है? तो चूँकि ये मसाला की खोज में निकले थे, इस वजह से सिर्फ वही देखते थे कि जहाँ मसाला मिल गया वो इंडिया है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे एक देश का समूह है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज गड़बड़ हो गया। 1492 ईस्वी में कोलंबस स्पेन से निकले और पहुँचे एक टापू पे, जो कि जहाँ पे चूँकि मसाला यहाँ पे मिला उनको, तो उनको लगा कि ये इंडिया है, इंडिया है। तो फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि इंडिया है, तो यहाँ से वो कुछ मसाला ले करके फिर स्पेन गए। स्पेन गए और जो लोग पहले भारत जाया करते थे उनको लेकर के आए यहाँ पे। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ के जो मतलब नागरिक है वो उनको देख करके पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं, कहीं भाग जा रहे हैं, मतलब डर रहे हैं। तो वो बोले कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया ऐसा इंडिया नहीं है वहाँ। तो इस इंडिया को वेस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडिया, या इसको कहते हैं वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंडिया के नाम से ये खोजा गया और चूँकि ये वेस्ट में है तो इस वजह से वेस्ट इंडीज़ इसका नाम रखा गया। और यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं उनको क्या कहा गया? रेड इंडियन कहा गया, रेड इंडियन बोला गया। अब रेड इंडियन इन लोगों को बोल दिया गया। और इसी के बगल में एक काफ़ी शक्तिशाली देश है USA, जिसके खोज का श्रेय कोलंबस को दे दिया गया। अब कोलंबस 1992 में ही क्यों निकले थे? क्योंकि उससे पहले पुर्तगाल के एक नागरिक है जिनका नाम है बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास इस नाम के व्यक्ति खोज में निकले थे इंडिया के, और ये पहुँचे इस पॉइंट पे। और ये आए कब थे? तो ये 1486 ईस्वी में आए थे और ये इस पॉइंट पे पहुँचे। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, या इसको कहते हैं हिंदी आशा अंतरिप। इसको आशा अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि किस महादेश का दक्षिणतम भाग केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है? तो ये अफ्रीका महादेश में आता है। ठीक है।
ये 1486 ईस्वी में जब आए बार्थोलोम्यू डियास, तो यहाँ पे उनको इंडिया नहीं मिला, यूँ कहे उनको मसाला यहाँ नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि ये इंडिया नहीं है और ये फिर वापस चले गए और वहाँ बोले कि इस तरफ इंडिया नहीं है, जिस वजह से कोलंबस इस डायरेक्शन में निकले और उन्होंने यूएसए की खोज की। उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल का ही एक नागरिक और कितने ईस्वी में 1498 ईस्वी में, जिनका नाम है वास्को डी गामा, इस नाम के व्यक्ति फिर से यहाँ पे पहुँचे, यानी कि केप ऑफ गुड होप पे पहुँचे और यहाँ पे वो ढूंढ रहे थे कि इंडिया कहाँ है, कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि इंडिया कहाँ है। तो इसी समय में गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मनीक, इनसे उनकी मुलाकात होती है और ये पूछते हैं कि इंडिया में आपको कहाँ जाना है। तो ये बोलते हैं जहाँ मसाला मिलता है, यानी इन्हें तो बस मसाला चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मसाला मिलता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इन व्यापारी के साथ, गुजरात के जो व्यापारी थे उनके साथ ये केरल पहुँचे। केरल के कौन से जगह पे, तो कालीकट के जगह पे ये पहुँचे। वास्को डी गामा अब इंडिया पहुँच चुके हैं। इस वजह से क्या हुआ, वास्को डी गामा को इंडिया के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। इंडिया कभी मतलब गुम था ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये समुद्री रास्ते से ये उन्होंने खोजा था, इस वजह से इन्हें इंडिया के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। और कब हुआ था ये, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी। अब क्या हुआ कि जितने भी यूरोपीय देश आए तो उन्होंने कुछ कंपनियां भारत में स्टार्ट किए। इस वजह से जैसे कि देखा जाए कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया क्यों कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी लगाए उनको ईस्ट इंडिया इसलिए किया गया क्योंकि ये ईस्ट में है, अपना इंडिया जो है ईस्ट में है, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और अगर वेस्ट यहाँ पे या वेस्ट इंडीज़ में लगाते तो चूँकि ये वेस्ट इंडीज़ है इस वजह से बोला जाता है कि वेस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यूरोपीय देशों का जो कंपनी आया भारत में उसका आगमन क्या था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि 1498 में क्या हुआ कि वास्को डी गामा इंडिया में आए। तो इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ के जो पुर्तगाल के जो है यहाँ पे आकर के एक कंपनी के स्थापना, कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी बनाए, मसालों के व्यापार के लिए उन्होंने एक स्थान ग्रहित किया, मतलब एक्वायर किया और उस चीज़ को कंपनी के नाम से हम जानते हैं। तो 1498 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना दिवस को माना जाता है 1498 ईस्वी में। कब, जब वास्को डी गामा भारत आए थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो पुर्तगाल के राजा कौन थे, पुर्तगाल के राजा कौन थे, तो पुर्तगाल के राजा उस समय हेनरी द नेविगेटर थे। क्या नाम था, हेनरी द नेविगेटर, उस टाइम के राजा हेनरी द नेविगेटर थे। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यही चीज़ पढ़ के जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और उस समय के राजा कौन थे, और क्या कहते हैं कि पहला व्यक्ति जो थे वास्को डी गामा ही आए थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूछ देते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन आया था,
भारत में आने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति कैब्राल थे। कैब्राल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि आए थे इंडिया में। कैब्राल कब आए थे? तो 1500 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा इंडिया में 2 बार आए थे। एक तो 1498, अभी अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद 4 साल बाद वो फिर आते हैं 1502 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों द्वारा जो पहला व्यापारिक कोठी बनाया गया वो 1503 ईस्वी में बनाया गया, यानी कि वास्को डी गामा के दोबारा आने के 1 साल बाद। और व्यापारिक कोठी क्या होता है? व्यापारिक कोठी हम कहें तो एक गोदाम हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आए थे तो बस व्यापार के लिए ही आए थे, मसाला के व्यापार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने सामान को रखने के लिए और वहाँ से व्यापार स्टार्ट करने के लिए एक जगह एक्वायर किया, जगह एक्वायर किया, और वहाँ पे कुछ अपने सैनिक की या कहे गार्ड के रूप में उन्होंने कुछ लोगों को रखना स्टार्ट किया। और रखना जब स्टार्ट किया तो उन्होंने ऐसे तो आके नहीं रख सकते हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले तो राजा महाराजा का समय होता था। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने राजा महाराजा से बस ये परमिशन लिया कि हम ये बस एक गोडाउन लेना चाहते हैं और हम अपना ही सैनिक या फिर गार्ड, सैनिक नहीं कह सकते हैं उसको, गार्ड के रूप में रखना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि ये व्यापारिक कोठी, जो कि एक तरह से मान लेते हैं कि गोडाउन या फिर व्यापार का एक दुकान ही हम दुकान के तौर पे हम देखते हैं, वो क्या हुआ कि वहाँ पे एक कुछ सैनिकों के साथ और उन्हें कुछ गन्स वंस के साथ भी रखना स्टार्ट कर दिया। और व्यापारिक कोठी के कारण ही इंडिया पे, मतलब ये जो इंडिया गुलाम हुआ, ये व्यापारिक कोठी का ही देन है कि ये आज इंडिया गुलाम हुआ था। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले उन्होंने एक व्यापारिक कोठी बनाया और यहाँ पे 5 मान लेते हैं गार्ड रखा, उनके साथ 5 के साथ अगर गन्स रखा तो 5 गन्स, एक या फिर यूँ कहे 5 से ज़्यादा। ऐसे करते करते जब इनका व्यापार चल गया तो कुछ दिन बाद अलग एक व्यापारिक केंद्र बना लिए, व्यापारिक केंद्र या फिर कोठी कह सकते। फिर वहाँ पे गार्ड्स रखने लगे और गार्ड्स के साथ एमुनेशन भी रखने लगे। ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारा इनके पास कोठी बन गया। और इन कोठी के कारण इन्होंने देखा कि जितना गार्ड या यूँ कहे गार्ड के रूप में जो उनके सैनिक थे, वो किसी भी राजा के सैनिक से कंपैरिजन में जब ज़्यादा होने लगे ये गार्ड्स, तब उन्हें ये चीज़ का पता हो गया कि अब अगर हम कुछ करेंगे भी तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा कि मान लेते हैं अगर किसी से झगड़ा होता है तो क्या होता है कि आप 2 आदमी हैं, अगर आगे से 4 आदमी आ गया तो आप चुपचाप पीछे हट जाओगे। वही यहाँ हुआ, क्योंकि व्यापारिक कोठी बनाया गया, वहाँ पे गार्ड्स रखे गए, वहाँ पे बंदूक के साथ मतलब गार्ड रखे गए और धीरे धीरे बहुत सारे हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि उनके साथ जो सैनिक का संख्या है वो किसी भी राजा के सैनिकों से ज़्यादा होने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि ये सरकारी गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने लगे और इनका सामना नहीं कर पा सकते थे उस टाइम। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया इस चीज़ के चक्कर में गुलाम हो गया। तो पहला व्यापारिक केंद्र कब बना? 1503 ईस्वी में। और कहाँ पे बना था? कोची, क्योंकि ये केरल में ही सबसे पहले पुर्तगाली आए थे केरल में, तो केरल के कोचीन में पहला व्यापारिक कोठी बनाया गया 1503 ईस्वी में। अब पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर, अब चूँकि पुर्तगाल से खुद हेनरी द नेविगेटर तो यहाँ पे नहीं आते राज करने के लिए या फिर अपना व्यापार चलाने के लिए, अगर वो यहाँ आते फिर वहाँ का सत्ता चला जाता। तो इस वजह से क्या हुआ कि अपने प्रतिनिधि के रूप में
उन्होंने एक गवर्नर यानी एक व्यक्ति को भेजे, और जिसको गवर्नर के रूप में, गवर्नर हम जैसे बोलते हैं राज्यपाल, जो पूरे राज्य को मतलब कंट्रोल करता है, उस तौर पे भेजा। और उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये है तो ये पुर्तगाल का, पर नाम इसका फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा हम याद रखेंगे कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है कहाँ के हैं, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इन्होंने क्या किया कि नीले जल की नीति को बढ़ावा दिया और उस पर काम किया। नीले जल की नीति, नीला जल यानी कि जो है महासागर, हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक गतिविधि या फिर व्यापार को बढ़ाने का बढ़ावा जो दिए, इस चीज़ को नीले जल की नीति कहा जाता है। अब दूसरे व्यक्ति आते हैं, दूसरा कहे गवर्नर, तो दूसरा गवर्नर का नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है, अल्बुकर्क। और ये थोड़ा इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें ही वास्तविक संस्थापक के रूप से जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप से क्यों जाना जाता है, ये हम समझेंगे। इन्होंने क्या किया कि पहले कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचिन में पहला व्यापारी कोठी था, इस वजह से क्या किया, ये पहला मुख्यालय कोचिन को ही बना लिया। और ये क्या किए कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और ये जो थे हमारे इंडिया में मतलब बोला जाता है कि भूमिहार जो होते हैं दिमाग के काफ़ी तेज़ होते हैं। उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनसे दिमाग में मतलब काफ़ी मतलब क्या कहें, उनको काफ़ी शार्प माइंड के होते हैं और आपको आपस में लड़वा देंगे या फिर आपका काम भी निकाल सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि भुइहाड़ी बुद्धि लगाना। तो अल्बुकर्क जो थे एक तरह से कहे तो भुइहाड़ी बुद्धि लगाएं। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो व्यक्ति थे वहाँ पुर्तगाल से जो आते थे उनको प्रोत्साहित किए कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। और इन्होंने क्या किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाई, जिस वजह से क्या हुआ, भारत में ऐसा माना जाता है कि अतिथि जो है काफ़ी मतलब भगवान के समान होते हैं। इस वजह से उनके मार खाने यानी लात जूता का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया और इन्हें व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। उसके बाद आते हैं तीसरे गवर्नर है जो है निन्हो डी कुन्हा। क्या नाम है? निन्हो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया कि अपना मुख्यालय जो है गोवा को बनाया। कहाँ बनाया अपना मुख्यालय? गोवा को। और इन्होंने दो चीज़ें और की, जो कि है 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दमन पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1534 बेसिन ये कि गुजरात का एरिया है, उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, कौन थे ये? तो निन्हो डी कुन्हा। ये दो को हम काफ़ी अच्छा से याद रखेंगे, अल्बुकर्क और निन्हो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया? निन्हो डी कुन्हा ने मुख्यालय जो गोवा में स्थापित कर लिया और 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दमन पे अधिकार किया। और अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि इन्हीं के काल में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार और प्रसार हुआ। अल्बुकर्क अपना मुख्यालय कहाँ पे है रखे? तो कोचीन में रखे, जहाँ पे पहले आए थे वहीं। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया।
और इन्होंने क्या किया था, भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाई थी। ठीक है। अब पुर्तगालियों के आने से हमें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ है, जो कि खासकर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमें पुर्तगालियों से क्या मिला था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है, पहला प्रिंटिंग प्रेस ये इन्हीं का देन है, इन्हीं के काल में बना था, यह यूँ कहे कि मिला था। और तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, संतरा और मूंगफली, ये सब के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। और ये कहाँ से आया है, तो ये पुर्तगालियों के इधर से है, यानी पुर्तगाल का लाया हुआ है। यहाँ पे ना आलू होता था, ना मक्का, ना संतरा, ना मूंगफली, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती थी। ये पुर्तगाल के लोगों द्वारा यहाँ पे लाया गया, और भारत के तो लोग होते ही हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेके अपना काम चला लेते हैं, फिर वही अपना लेते हैं। अब तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती से 3 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट आते हैं। तंबाकू की खेती से बहुत सारा प्रश्न आता है, मतलब बहुत सारा क्या बोले कि 3 प्रश्न एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछा जाता है कि पूरे प्राचीन काल में लोग किस चीज़ की खेती से अपरिचित थे, यहाँ पे परिचित नहीं थे। गुप्त काल हो या हड़प्पा हो, ये मतलब पिछले जो भी है प्राचीन काल के, इसमें लोगों को किस खेती के बारे में नहीं पता था, तो वो था तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती के बारे में प्राचीन काल के लोग नहीं जानते थे। और दूसरा आता है प्रश्न कि भारत में तंबाकू कौन लाया, या फिर यूँ कहें तंबाकू की खेती का श्रेय किसे जाता है भारत में, तो ये है पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है। उसके बाद है कौन पहला बादशाह था जो तंबाकू का सेवन किया, तो पहला बादशाह जो था वो था अकबर। ठीक है, पहला बादशाह अकबर था। और इन्होंने क्यों मतलब इन चीज़ों को अलाउ कर दिया, तंबाकू की खेती को, क्योंकि ये जब पुर्तगाली इनके पास आए तो इन्होंने उस चीज़ के 2 फ़ायदे बताए। एक फ़ायदा था और एक नुकसान था। वो हुक्का, आप जानते होंगे, हुक्का को लाएं और बताएं कि इसमें से जो धुआं निकलेगा वो पानी के ज़रिए साफ़ होकर के आपके शरीर में आएगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही 2-4 बार अकबर ने खींचा, मतलब पिए, तो उसके बाद उनके जो अकबर के जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि आप मत लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। मतलब 2-4 बार लेने के बाद क्या हुआ कि उनके जो मतलब वैद्य थे वो बोले कि मत लीजिए। तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि कौन पहला बादशाह जो तंबाकू का सेवन किया, तो ये थे अकबर। और एक और प्रश्न आता है कि कौन बादशाह था जिन्होंने तंबाकू को बैन कर दिया था, यानी कि तंबाकू की खेती को खेती करने पे बैन लगा दी, तो वो थे जहांगीर। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जब तंबाकू का सेवन लोग करते थे तो दिन भर पड़े हुए रहते थे और काम धाम नहीं किया करते, तो इस वजह से क्या हुआ कि जहांगीर ने इस चीज़ को बैन कर दिया। उसके बाद है पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आए कब आए थे पुर्तगाली, 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में ही ये जाते हैं। ये सब कुछ मतलब ये जो सारे हैं ये काफ़ी बाद में जाते हैं, 1961 में। 1961 आप जानते होंगे गोवा स्वतंत्र हुआ था, ये गोवा से सबसे बाद में 1961 में ही जाते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे कि पूछा जाता है कि पुर्तगाल के किस राजा ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया। चूँकि भारत की खोज में पहले कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे, और
उन्होंने उनके आने के बाद जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वो किनके काल में आए थे? जो राजा कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। अब चूँकि राजा वहाँ के हेनरी द नेविगेटर थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि इस भौगोलिक खोज के श्रेय को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, यानी हेनरी द नेविगेटर को ही पुर्तगाल के भौगोलिक खोज के कर्ता के नाम से जाना जाता है। ये तो था पहला पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बारे में। इसके आगे हम अगली वीडियो में पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जानेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो RRV अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।